जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं और आर्थिक विकास के इतिहास का चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी को हम लोग देख रहे हैं। और आज अपने पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। इसके अगले क्रम में हम लोग चलेंगे तो वहां से हम लोग पिछली कक्षा में अर्थव्यवस्था के विकास तक पढ़ लिया था। अर्थव्यवस्था के विकास अब यहां तक पढ़ लिया था। अब इसके दो स्वरूपों को इस कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, और वो है आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास, और दूसरा नंबर है मौद्रिक विकास। अर्थव्यवस्था के इन दो प्रकारों को हम लोग देखेंगे। इससे पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने जो भी चर्चा करा उससे आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। और आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था के विकास में ये दोनों का महत्व हद से ज्यादा है। इस दोनों के ऊपर ही किसी भी देश, बाजार अथवा राष्ट्र के अर्थव्यवस्था टिका हुआ है और उसके बाजार टिके हुए। अब आर्थिक विकास को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर मौद्रिक विकास को समझेंगे। अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक विकास किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास, देखिए, आर्थिक विकास में विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों का कथन है कि मुद्रा और अर्थव्यवस्था का विकास, ये दोनों एक महानतम भेंट है मनुष्य के लिए, जो बाजार को, व्यवस्था को संभालते हैं, आर्थिक व्यवस्था को संभालते हैं, उनके लिए। अब अर्थव्यवस्था के विकास में प्रोफेसर रोस्टव का कहना है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि का दर है, कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि का, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि का दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि का दर के दर के बीच का संबंध। अब इस तथ्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेसर रोस्टव ने इस प्रकार से क्यों कहा। तो प्रोफेसर रोस्टव ने इस प्रकार से इसलिए कहा क्योंकि यह श्रम शक्ति का वृद्धि, अब श्रम शक्ति का वृद्धि जितना होगा, जितने मजदूर के वृद्धि होंगे वो उतने वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उतना उत्पाद बढ़ेगा। अब केवल वस्तुओं का उत्पाद बढ़ने से, श्रम शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था का विकास तय नहीं होता। अब उसके लिए जनसंख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए एक कोई आटा मिल है, आटा मिल, और वहां पे प्रत्येक दिन 100 बोरे की जो सप्लाई होती है, उत्पादन होती है, 100 बोरा आटा बनता है, और आप एक बाजार है उसमें 100 आदमी है ही, तो मात्र 100 आदमी के लिए 100 बोरा का उत्पादन क्या सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अर्थात उसके लिए अति जनसंख्या की आवश्यकता होती है। तो श्रम शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना उत्पादन शक्ति बढ़ेगा, और उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो फिर उसको जनसंख्या चाहिए, और जनसंख्या चाहिए, बाजार चाहिए, जहां पे चीजों की उपयोगिता हो सके, चीजें खत्म हो सके, वस्तुएं खत्म हो सके। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं खत्म होंगी,
जितनी ज्यादा वस्तुएं खत्म होंगी, अर्थात जनसंख्या ज्यादा है तो उतने और भी बनेंगे। और इस तरह से ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने का काम किया प्रोफेसर रोस्टव ने, और उन्होंने ही बताया कि आर्थिक विकास की जो ये दशा है इस प्रकार से तय होती। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन का कहना है, प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन, प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन का कहना है कि अर्थव्यवस्था का विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो कि किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। अर्थात किसी देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होता है, आगे हम लोग नेशनल इनकम इसी में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या, उसमें वृद्धि हो और उसे ही आर्थिक विकास कहते हैं। अब यहां पे दो तथ्य फिर से निकल के आ रहे हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अभी अब प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के कथनानुसार कि देश के वास्तविक आय में जब विकास होता हो तो वह अर्थव्यवस्था का विकास कहलाता है। तो ये किस तरह से सत्य है इसको हम लोग अब देखने वाले। इसको देखने से पहले एक बार जरूर हम कहेंगे कि हमारे चैनल को रोहित अध्ययन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। और एक बात कि जब हम लोग बिहार बोर्ड के टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे तो वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो सभी व्यक्ति है वो सब भी आए हुए थे। भाई उसकी व्यवहार इस प्रकार से था, पूरा रोड को जाम करके, मेरे शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा रोड को जाम कर रखा है और कोई भी बच्ची वहां से निकल के आती या स्टूडेंट निकल के आते, बस कैसा गया इंटरव्यू, अच्छा रहे, हर हर महादेव, ये कोई तरीका होता है? मतलब अजीब सा आपको वहां पे बिहेवियर देखने को मिलेगा। और ऐसे करके ये लोग दूसरे के बच्चे को अपने स्टूडेंट बता करके पूरा नेम फेम कमाते। तो आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग को फैक्ट देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, किस कक्षा में किस प्रकार से आप लोगों की अध्ययन करवाई जा रही है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद जाकर के आप अपना सही क्लास को सिलेक्ट करें, उससे पढ़े और आगे बढ़े। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अब इसमें बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है। देखिए, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बस इतना ही है, जैसे कि श्रीमती उर्मिला हिक्स एक इकोनॉमिस्ट थी, उर्मिला हिक्स। श्रीमती उर्मिला हिक्स का कहना यह था कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बस इतना अंतर है, दोनों है तो एक ही, लेकिन बस इतना अंतर है कि आर्थिक वृद्धि विकसित राष्ट्रों के साथ जोड़ा जाता है और आर्थिक विकास जो अविकसित राष्ट्र होते हैं या कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र होते हैं उसके साथ ये संबंध जोड़े जाते हैं। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालिक वृद्धि को डिनोट करता है। दीर्घकालिक विकास जो हो, विकास होने वाली, दीर्घकालिक विकास होने वाले क्षेत्रों के लिए आर्थिक वृद्धि जोड़ा जाता है। और आर्थिक विकास अविकसित राष्ट्र अथवा कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों के लिए जोड़ा जाता है। अब यहां तक तो हम लोग ये सब देख लिए, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। इन सभी टॉपिक्स से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम खुद लिखवाएंगे, तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम आपको बताए हुए हैं कि हम प्रत्येक चैप्टर से खुद लेक्चर देने के उपरांत उस सारा को लिखवाएंगे, तो आप लोग इसको एक सिरे से देखते चलिए, लिखने का टेंशन छोड़ दीजिए, हम वो खुद कंप्लीट करवा देंगे। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ।
और इससे आगे की तरफ एक और पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दैट इज सतत विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग सतत विकास की तरफ चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यह एक विकास का माध्यम है और यह देखा जाता है कि किस क्षेत्र में यह सस्टेनेबल है, अर्थात डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि बिहार अथवा भारत की जो विकास का दर है वो पूरी तरह से चमत्कारी नहीं रहा है। ऐसा कभी नहीं रहा कि भारत में का एक अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया हो, विकास एकदम आगे की तरफ बढ़ गया हो, या बिहार की दशा एकदम सुधर गई हो, भारत की दशा, ऐसा कभी नहीं रहा। भारत की आज़ादी के बाद जो है सो पटरी पर धीरे धीरे मौजूदा गवर्नमेंट ने लाई, और मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा जब धीरे धीरे पटरी पर आने लगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगने लगे, तो उस समय मौजूदा जो गवर्नमेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास बहुत सारे समस्याएं थी, भूखमरी थी, महामारी था, और एक देश को, भारत को पूरी तरह से सुसज्जित तरीके से बढ़ाना भी था। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक एजुकेशन की स्थापना करा, और शैक्षणिक एजुकेशन की स्थापना करके बड़े बड़े उद्योग आदि को भी लगाने का शुरू किया। उन्होंने उस उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जो यहाँ के मूल चीज, जो मूल संसाधन है भारत के, जैसे कृषि से उत्पादन होने वाले जितने भी संसाधन है, उस चीज का सबसे ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और कृषि से बन रहे, कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पादों से उन्होंने फैक्ट्री लगाना शुरू किया, जिससे कि भारत को थोड़ी सी गति मिल पाई, और अब तक धीरे धीरे भारत की जो है व्यवस्थाएं आ ही रही। आपको मैं 2004 का एक आंकड़ा बता रहा हूं, आप उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। 2004 में पूरे वर्ल्ड वाइड निकाला गया, तो जिस राज्य में, अब इसके आगे ही हम लोग पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो उसमें निकाला गया कि जिस भी राज्य में या देश में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, 4,48,000 जो है हो, कम से कम 4,48,000, तो उसका, उस देश का अर्थव्यवस्था विकसित। और उस समय अपने भारत का जो 4,48,000 का बदला कितना था, 28,000। अब अनुमान लगा सकते हैं 2004 के क्रम का, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहां पे कमी है, कितना ज्यादा कमी। 37,000 तक एक विकासशील राष्ट्र होने का दर्जा दिया गया। ये वृद्धि, तो ये विकासशील देश मतलब अमेरिका वगैरह हो गया, ये अमेरिका जापान वगैरह, तो ये सबको तो पकड़ना दूर। अब विकास होने के लिए भी 37,000 होना चाहिए, अपने लोग का वहां से भी कम, 28,000 था। तो अपना देश कितना नीचे है, इस बात को देखा जाना चाहिए। अभी अब 7 लाख के पार लगभग है, तो 2 लाख के करीब में अपने भारत में गया है। तो इस तरह से भारत की दशा रही है, यहां के आर्थिक विकास रहे। तो अब बोला गया कि सतत विकास का के ऊपर काम करना चाहिए। तो सतत विकास क्या होता है? तो इसमें विकास की वह प्रक्रिया, अभी हम नोट डाउन आप लोग करते चलेंगे कि सतत विकास की क्या है। तो सतत विकास, विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें संसाधनों का यूज हम वर्तमान में करेंगे, लेकिन भविष्य में उसकी अनुपलब्धता की कमी हमको न खले। सतत विकास मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिसमें विकास की गति इस प्रकार से हो कि आने वाले समयों में उसकी अनुपलब्धता, उसकी कमी हमको न खले, वही सतत विकास कहलाता है। अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, अर्थात सतत विकास जो है वो सतत विकास है कि विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया
जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी के, मतलब आने वाले जो जनरेशन होते हैं, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यताओं की समझौता किए पूरा की जाती, इसे ही सतत विकास कहते हैं। अर्थात आपके जो विकास के क्रम है और या आपके संसाधन की जो उपयोगिता की व्यवस्था है, उसको आप इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाले भविष्य के जनरेशंस जो हैं उसके साथ उसका समझौता न करना पड़े। जैसे कि पेट्रोल की मार आप लोग देख रहे हैं, गैस की मार आप लोग देख रहे हैं, खनिज संसाधन में कोयला और अन्य संसाधन जो है उसकी उपयोगिता आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में ही उसकी कमी जो है आपको देखने को मिल रही। वर्तमान में ही आपको उसकी कमी का एहसास हो रहा है, तो भविष्य में वो सब कितना चल पाएगा। लेकिन जैसे कि विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, इस सब तरह के संसाधनों पे, इस सब तरह के कार्यों पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो भविष्य में आपको मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। उससे वर्तमान में जितना भी यूज करे, भविष्य में भी यूज करने उपयोग करने का, यूज करने का उसका संसाधन या उसका जो भंडारण है वो बचा हुआ है, वही सतत विकास कहलाता है। हम कभी भी पेट्रोलियम व्यवस्थाओं को सतत विकास के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसका एक सीमित भंडार है, और अगर हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं तो आने वाले जनरेशंस को इसके मार देखने को मिलेगा। अभी अब फ्यूल के रूप में सीएनजी वगैरह सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो सीएनजी का सबसे ज्यादा वो इसलिए आई चूंकि पेट्रोलियम की व्यवस्थाएं काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। तो ये था सतत विकास, आप लोग लिख लीजिए सतत। अब सतत विकास को हम लोगों ने देख लिया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं उसके अगले क्रम में। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्थिक नियोजन की, और समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन की चर्चा करते हैं। आर्थिक नियोजन का सीधा अर्थ होता है, नियोजन मतलब होता है किसी भी कार्य को, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से विधिवत तरीका से आगे की तरफ बढ़ाना, यही नियोजन का कार्य होता है। अब आर्थिक नियोजन का सीधा अर्थ होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकता जिस प्रकार से हो, राष्ट्र की प्राथमिकता और राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार से संसाधन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में
प्रयोग करना। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यह आर्थिक नियोजन बताता है। अब देश में जितने भी संसाधन हैं, देश में जितने भी आर्थिक संसाधन है, अर्थात जिस संसाधन को उपयोग करने से या जिस संसाधन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने से हमें आर्थिक लाभ होता हो, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती हो, वो सभी आर्थिक संसाधन कहलाते हैं। उन सभी आर्थिक संसाधनों में अगर आप उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सुनिश्चित विधि व्यवस्था लागू नहीं करेंगे, तब वह बीच में अवरुद्ध हो सकता है, उसकी उपयोगिता सही जगह से नहीं पहुंच पाएगा, सही लोगों के पास नहीं जा पाएगा, और इस प्रकार से ये आर्थिक व्यवस्था चलती है। अभी आर्थिक नियोजन कहलाता क्या है? तो आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित योजनाओं को एक समयबद्ध पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है। यही आर्थिक नियोजन का काम। अब हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है ये व्यवस्था लागू कब हुई थी। तो आर्थिक नियोजन की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले शुरुआत में योजना आयोग के नाम से लागू हुआ था। योजना आयोग के नाम से लागू हुआ था और वह 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को यह लागू हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अब इस योजना आयोग को आगे की तरफ बढ़ा करके पूर्णतया नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग, और यह कब बदला? जब वर्तमान के प्रधानमंत्री का प्रथम शासनकाल आया तब बना, और यह योजना आयोग पूरी तरह से नीति आयोग के रूप में 1 जनवरी 2015 को यह बन गया। और यहां से क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड बनाता है कि नीति आयोग अथवा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। और इस प्रकार से योजना आयोग के कार्य आगे की तरफ चलते हैं। और यहां से देखने के बाद एक और पॉइंट यहां से बनता है कि देश के आर्थिक विकास का जो श्रेय है वो आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक विकास का श्रेय योजना आयोग को ही दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की कक्षा में योजना आयोग तक ही सीमित रहते हैं। जो पॉइंट लिखने वाला होगा आप लोग उतार लीजिएगा, और इससे आगे की कक्षा हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही।